हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज अपना मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 4। तो मैं उम्मीद करता हूं 3 लेक्चर आपके अच्छे से तैयार हो चुके हैं। यस सर। और अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमने बस ब्रह्मास्त्र में महारत हासिल करी, हमने बस यूनिटरी मेथड में महारत हासिल करी। और अगर ये दोनों मुझे अच्छे से आते हैं ना, तो मेरा मोल कंसेप्ट लगभग 80% तैयार। आगे के लेक्चर में भी आपको और रियलाइज हो जाएगा कि ये जो 2 चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, इनमें जो महारत मैंने आपको हासिल कराई है वो कितनी खतरनाक चीजें हैं। और मोल कंसेप्ट आपका पूरा ये दोनों ही संभालने वाले हैं। मतलब ये ब्रह्मास्त्र और यूनिटरी मेथड, इन दोनों में कमांड रखना, महारत रखना, तो आपका मोल कंसेप्ट ये दोनों अकेले संभाल लेंगे। यस सर। तो आज अपना मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 4 ये लिख दिया मैंने, मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 3 के लास्ट में मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई थी, मैंने आपको वेपर डेंसिटी का खेल सिखाया था। यस सर। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस सर। तो सबसे पहले करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है। CO ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है सर? एक्स लिखा हुआ है। और यही एक्स अपने को निकालना है। क्वेश्चन में हमसे यही एक्स पूछा हुआ है कि इस एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है सर। यहां पर इन्होंने दे दिया कि वेपर डेंसिटी कितनी है सर? 70 है। वेपर डेंसिटी कितनी है सर? 70 है। ठीक है सर। मुझे एक बात पता है यार, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, ये लिखा मैंने सर, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला मुझे पता है। यस सर। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, 70 लिख दिया। यस सर। यानी मॉलिक्यूलर मास आ चुका है सर 140। ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, ये लिखा मैंने सर CO, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है सर? 16 होता है। यस सर, 16 होता है। ठीक है। दोनों को कैलकुलेट कर दे तो CO का आ जाएगा क्या? यस सर। तो कितना हो गया सर? 28 हो गया क्या? यस सर, 28 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, ये लिखा मैंने सर CO। ठीक है। और एक बात मुझे पता है सर, इसका मास कितना आ रहा है सर? 28 आ रहा है। यस सर। और टोटल हमको एक बात पता है यार, कि ये जो कंपाउंड होगा ना, ये जो कंपाउंड होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सर? 140 होगा। यानी यहां पर मैं कौन सा नंबर लिखूं? कॉमन सेंस की बात है। अगर तू यहां पर 5 लिख देगा, अगर तू यहां पर 5 लिख देगा, तो 28 इंटू 5 मैं करूंगा तो 140 ही तो आएगा। यस सर। यानी जो x की वैल्यू है, क्या वो 5 है क्या? यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर नीट में पूछा जाएगा तो मैं आसानी से कर सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आने वाली है सर? 5 आने वाली है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यस सर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 45। आप आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है। Find out the number of atoms and volume present in 1 gram of helium. यस सर। सबसे पहले मैंने हीलियम पकड़ा, ये पकड़ा मैंने हीलियम। सर एटॉमिक नंबर 2, सर मास नंबर 4। यस सर, इतनी बात पता है। ठीक है सर। इसका मोलर मास कितना होगा? इसका मोलर मास कितना होगा सर? 4 ग्राम होगा। 4 ग्राम होगा। यस सर। अब ध्यान से देख यार, हमको क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स का तो फॉर्मूला हमको पता था, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू Na इंटू एटोमिसिटी। यस सर। N मतलब नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे सर? गिवन मास अपॉन मोलर मास। यानी सर 1/4 लिख दूं क्या? यस सर। इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। सर हीलियम अकेला है, क्या एटोमिसिटी 1 होगी? यस सर। यानी आंसर आ गया तुम्हारा Na/4। Na मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर। यस सर। तो नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाल दिए। अब निकालना है सर वॉल्यूम। अब निकालना है सर वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है। अब ध्यान से देखिए यार, क्या निकालना है? क्या निकालना है सर? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम को क्या मैं राइट साइड ही लिख दूं क्या? यस सर। कहां से निकालना है? हमारे पास, हमको पता क्या है सर? मास पता है। कहां से निकालना है? मास से निकालना है। यानी मास को मैं लेफ्ट साइड ही लिख दूं क्या? यस सर। इतनी बात तो मुझे पता है, मैंने आपको यूनिटरी मेथड की टेक्निक बता रखी है। यस सर। तो ध्यान से देखिए यार, पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। हमको एक बात पता है यार, कि अगर 4 ग्राम होगा, यानी मोलर मास के बराबर
वॉल्यूम कितने होता है सर? 22.4 लीटर एट एसटीपी होता है क्या वॉल्यूम? यस सर। मतलब अगर 4 ग्राम होगा तो हीलियम का वॉल्यूम कितना होगा सर? 22.4 लीटर होगा क्या? यस सर। परंतु 1 ग्राम में पूछा हुआ है, 1 ग्राम में पूछा हुआ है। कॉमन सेंस की बात है, यूनिटरी मेथड लगा दे। ये लिखा मैंने 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना सर? 22.4 अपॉन 4, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5.6 लीटर। 5.6 लीटर हीलियम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन नीट में दिख जाए ना, तो उसको सॉल्व करके ही घर वापस आना, ठीक है? आसानी से हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, वाटर नहीं सॉरी, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी, ठीक है? तो ये अपना अगला क्वेश्चन है। यस सर। अब ध्यान से देखिए यार, क्या निकालना है सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखिए यार, सर ये क्या लिखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब होता है 1 मिलीलीटर। इसको आसान भाषा में लिख दे सर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर। यस सर। अब मैंने इस क्वेश्चन को आसान कर दिया। पहले सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब मैंने उसको 1 मिलीलीटर लिख दिया, अब आसान हो गया क्वेश्चन। यस सर। तो ये बात मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर। यस सर, ठीक है? मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, ठीक है, किसी आइडियल गैस के 1 मिलीलीटर में, 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में, ठीक है? अब ध्यान से देखिए यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू n इंटू एन ए। यस सर। इतनी बात पता है क्या? यस सर, इतनी बात तो हमको पता है, ठीक है? तो ये यहां से नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोई भी डाटा नहीं दे रखा जहां से मैं नंबर ऑफ मोल निकाल पाऊं, तो मेरे को यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ये मैंने लाइन बनाई। यस सर। राइट साइड अपन वो चीज लिखते हैं, राइट साइड अपन वो चीज लिखते हैं जो हमसे पूछी गई है। हमसे क्या पूछी गई है सर? हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर मैंने लिख दिया सर मॉलिक्यूल्स। जो चीज निकालनी होती है उसको मैं राइट साइड ही लिखता हूं, और जहां से निकालनी है वो चीज मैं लेफ्ट साइड लिखता हूं। कहां से निकालनी है सर? वॉल्यूम से निकालनी है, तो वॉल्यूम मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूं। यस सर। तो ध्यान से देखिए यार, पहली बात अपन वो लिखते हैं जो मुझे पता रहती है। तो ब्रह्मास्त्र से मुझे एक बात पता है यार, कि अगर 22.4 लीटर, सॉरी यहां पर मिलीलीटर में दे रखा है, तो मैं लिखूंगा सर 22400। अगर 22400 मिलीलीटर होता तो मॉलिक्यूल्स होते सर 6 इंटू 10⁻23। पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो मुझे पता रहती है, तो ये लाइन मैंने लिख दी जो मुझे ब्रह्मास्त्र से पता थी। यस सर। तो अब मुझे 1 मिलीलीटर में निकालना है, तो ये लिखा मैंने सर 1 मिलीलीटर। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड लगाना, ठीक है? तो 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 22400, 22400। यस सर। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है सर 2.69 इंटू 10⁻19। कितना आता है? 2.69 इंटू 10⁻19। सर कैसे किया आपने? ये कैसे किया? तो ध्यान से देख, ये है ना अपने पास, तो ये जो लिखा हुआ है सर 22400, इसको मैं 2.2 इंटू 10⁻4 भी तो लिख सकता हूं, एक ही बात है। यस सर। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 2.4 इंटू 2.4 नहीं सॉरी 2.2 इंटू, ये 2.2 है, ठीक है? 2.2 इंटू 10⁻4। यस सर। अब ध्यान से देख यार, अगर ये 2.2 नहीं होता, ये सर 2 होता, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, परंतु ये 2 से बड़ा है, तो ये 3 से छोटा वैल्यू आने वाला है। तो यहां पर 3 से छोटा वैल्यू यानी 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। इंटू 10⁻23 है, और नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻19, ये आ गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारे आंसर आता है 2.69 इंटू 10⁻19। यस सर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए यार, परंतु आज के बाद इतना ध्यान रखना यार, ये जो आंसर आ रहा है ना 2.69 इंटू 10⁻19, इस नंबर को अपन बोलते हैं पर्टिकुलरली
लॉस्ट मिथ नंबर, लॉस्ट मिथ नंबर, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। इस नंबर को अपन बोलते हैं लॉस्ट मिथ नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लिक्विड एट एसटीपी। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब सर 1 मिलीलीटर बोल दो क्या? यस सर 1 मिलीलीटर बोल दो। ये तो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था सर, इसका आंसर तो लॉस्ट मिथ नंबर आता है, ये मार दिया मैंने ऑप्शन नंबर ए। और जैसे ही तूने ऑप्शन नंबर ए टिक मारा वैसे ही तेरे को मिल गए सर -5 मार्क्स, तेरे को मिल गए -5 मार्क्स, ठीक है। तो ध्यान से देख यार, यहां पर इन्होंने क्या दे रखा है, ये बात तो सही थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर, यस सर। परंतु यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर लिक्विड लिखा हुआ है, यहां पर लिक्विड लिखा हुआ है, यानी जो आइडियल गैस इक्वेशन के वो लॉज थे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो जो फॉर्मूलेस थे वो सब यहां पर नहीं लगने वाले, यहां पर खेल अलग चलेगा यार, यहां पर खेल अलग चलेगा यार। तो यहां पर ध्यान से देख क्या करना है अपने को, यहां पर ध्यान से देख क्या करना है अपने को। ये बात मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर, यस सर। यानी वाटर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम मुझे पता है 1 मिलीलीटर दे रखा है, 1 मिलीलीटर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है क्या उसका, यस सर। तो मैंने क्या किया, मास निकाल दिया। मेरे को एक बात पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी कितनी होती है सर वाटर की, डेंसिटी कितनी होती है सर वाटर की? तो आज के बाद ध्यान रखना 4 मिलीलीटर तक, तो यहां पर देख कितना मिलीलीटर है सर, 1 मिलीलीटर है, यानी लागू होगा क्या, यस सर लागू होगा। तो 4 मिलीलीटर तक और 25 डिग्री सेल्सियस तक, यहां पर सर कितना लिखा हुआ है, एसटीपी, यानी सर 273 केल्विन, 273 केल्विन को बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर भी टेम्परेचर भी लागू हो रहा है, यस सर। तो ये जो दो चीज लागू अगर हो जाए ना, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है सर, 1 ग्राम होती है। कितनी होती है, 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मैंने मास निकाला, मास इक्वल टू 1 इंटू वॉल्यूम भी कितना दे रखा है, 1 मिलीलीटर, यस सर। तो तुम्हारा मास आ गया सर 1, कितना आ गया सर, 1 आ गया। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां पर तुम्हारा मास कितना आ गया सर, 1 आ गया, 1 आ गया। अब ध्यान से देख, निकालना क्या अपने को, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। निकालना क्या है सर, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब मुझे एक बात पता है यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला पता है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू n इंटू Na, यस सर। तो n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है सर। ये क्या आ रखा है अपना, मास आ रखा है। नंबर ऑफ मोल मैं निकालता हूं सर, मास मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये लिख दिया मैंने 1 अपॉन वाटर का मोलर मास कितना सर, 18 ग्राम, ठीक है, इनटू Na कर दिया मैंने, यस सर। तो ये आ गए अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यही मुझसे पूछे गए थे क्या, यस सर, यही मुझसे पूछे गए थे क्या, यस सर। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा सर, Na अपॉन 18। ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत आज के बाद नहीं आने वाली। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं और हर क्वेश्चन के साथ अपन कंसेप्ट सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अपना हाथ साफ होगा क्वेश्चन करने में। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। अब करते हैं अपन मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट। तो चलिए अब शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 4। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन से। तो परसेंटेज कंपोजिशन सीखेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखेंगे और बिल्कुल आसानी से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अपन टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, यस सर। तो सबसे पहले खेल स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन के साथ, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड हमने सीखा हुआ है, यूनिटरी मेथड अगर आता है तो कहीं पर भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ध्यान से देख, हमको एक बात पता लग गई होगी, अभी तक इतनी बात तो पता लग गई होगी तुम्हें कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना सर 44 ग्राम और कार्बन का कितना सर 12 ग्राम, इतनी बात पता लग गई, यस सर। तो पहली लाइन मैंने खींची, मेरे को एक बात पता है, राइट साइड में क्या लिखता हूं, जो चीज मुझे निकालनी है सर, परसेंटेज निकालनी है, मैंने राइट साइड परसेंटेज लिख दिया। लेफ्ट साइड में क्या लिखता हूं, जहां से मुझे निकालना है सर, मुझे ग्राम से निकालना है, यानी मास से निकालना है, यस सर। तो मुझे एक बात पता है यार कि जो पहली लाइन अपन लिखते हैं ना, पहली लाइन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है। अब खुद से सोच यार, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो 44 ग्राम आ रहा है और मैं बोलूं कि कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, यानी 44 का जो 44 ग्राम है वो कार्बन से ही आ रहा होगा, यस सर। तो यहां पर मैंने लिखा कि अगर 44 ग्राम का 44 ग्राम ही कार्बन से आ रहा होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का
मास परसेंटेज कितना हो जाता, 100% हो जाता। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ग्राम, 44 ग्राम। मैं बोल रहा हूं कि ये 44 ग्राम कार्बन का ही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, यानी 44 ग्राम कार्बन, तो 100% उसका मास परसेंटेज। ठीक है, अगर 1 ग्राम होता तो 100/44 कर देता। यस सर, परंतु कार्बन कितना प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड में, सर 12 ग्राम है, 12 ग्राम है, तो अब इसका मास परसेंटेज आ जाएगा। ध्यान से देख, तो मैंने लिखा सर 100/44 इंटू 12। यस सर, तो ध्यान से देख, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। यस सर, 11 1 जा 11, और 11 9 जा 99। ठीक है, और 9 3 जा 27, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 27 पॉइंट समथिंग, 27 पॉइंट समथिंग %। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास परसेंटेज कितना है सर, 27 पॉइंट समथिंग। बात समझ में आ गई। यूनिटरी मेथड आता था, आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 49 आपको समझ में आ गया, और अगर क्वेश्चन नंबर 49 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 50 तुम आसानी से खुद से सॉल्व कर सकते हो क्या। यस सर, तो सबसे पहले मुझे एक बात पता है कि जो सल्फर है ना उसका मास कितना, सर 32 ग्राम, और SO2 का कितना, सर 64 ग्राम। यस सर, तो मैं बोलूं कि अगर SO2 में 64 का 64 ग्राम सिर्फ सल्फर प्रेजेंट होता, यानी अगर 64 ग्राम सिर्फ सल्फर से ही आता, तो सल्फर का मास परसेंटेज कितना हो जाता सर, 100% हो जाता। यस सर, अगर 1 ग्राम होता सल्फर तो 100/64, परंतु है कितना सर, 32 ग्राम है सल्फर, तो SO2 में 32 ग्राम सल्फर है, तो मैंने लिखा सर 100/64 इंटू 32, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 2 1 2, 250 या 100, तो ये आ गया तुम्हारा 50%। तो इस तरीके से अपन किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या। यस सर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था। कंसेप्ट क्या था, यूनिटरी मेथड ही था, और यूनिटरी मेथड में हमने महारत हासिल कर ली है। यस सर, यूनिटरी मेथड में कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं, खेल आगे बढ़ाते हैं। अब सीखेंगे सर एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला कुछ नहीं होता, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान से देख, तो यहां पर एक एग्जाम्पल से यानी एक क्वेश्चन के साथ ही इस कंसेप्ट को भी सीखते हैं। मतलब कार्बन 80% दे रखा है, मान लो मास परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, ये जो 80% लिखा हुआ है ना, ये मास परसेंट है। ठीक है, मास परसेंटेज, तो कार्बन का किसी कंपाउंड में 80% है मास परसेंटेज, और हाइड्रोजन का कितना है सर, 20% है। तो यानी ये दोनों मिला के 100% होना चाहिए, तो 80 + 20 100 हो रहा है क्या। यस सर, यस सर, ठीक है। मतलब किसी कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, जिसकी बात मैं कर रहा हूं उस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, यानी वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि कार्बन का मास परसेंटेज 80% और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज 20%, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो। तो सबसे पहले अपने को एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सीखना है, फिर अपन n निकालना सीखेंगे, फिर अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो ये अपने को सीक्वेंस पता होनी चाहिए। सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, फिर स्मॉल n निकालते हैं। यहाँ पर स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ मोल नहीं है, और लास्ट में निकालते अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये सीक्वेंस के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, खेलेंगे। ध्यान से देख, सबसे पहले खेल आया स्टेप 1 टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, ध्यान से देख। तो सबसे पहली बात आती है सर एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। एम्पिरिकल फॉर्मूला आज के बाद सिंपलेस्ट फॉर्मूला, आज के बाद सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, अब ध्यान से देख, कार्बन 80% दे रखा था, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना परसेंट, 20%। यस सर, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, कुछ ही नहीं करना। ध्यान से देख, ये लिखा मैंने कार्बन और ये लिखा मैंने हाइड्रोजन। कार्बन का कितना परसेंटेज दे रखा था, 80 दे रखा था। यस सर, 80 मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन का 20% दे रखा था, 20 मैंने लिख दिया। यस सर, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। तो मास नंबर से डिवाइड कर दे, मास नंबर से डिवाइड कर दिया परसेंटेज को। मास नंबर 1 था, मास नंबर से डिवाइड कर दिया परसेंटेज को। यस सर, बस हो गया काम। अब ये जो तुम्हारे पास आया है ना, इसको तुमको एक सिंपलेस्ट रेशियो इसका बनाना है, सिंपलेस्ट रेशियो इसको बनाना है। ठीक है, मैं जब आपको पढ़ा रहा था कैलकुलेशंस इन फिजिकल केमिस्ट्री, वहां पर मैंने रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, वो मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको वापस बता देता हूं, यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। नीचे देख,
जो अपॉन के नीचे डिजिट होती है ना उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमारा यहां पर मकसद है ना कि डिनोमिनेटर को मैं हटा दूं, डिनोमिनेटर को मैं हटा दूं। तो डिनोमिनेटर को खुद से दिमाग से सोच यार कैसे हटा सकता हूं। तो यहां पर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दे, यहां पर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दे। तो देख 12 से 12 कट गया, यस सर। तो यहां पर सिर्फ 80 बच गया, यस सर। अब यहां पर कितना बचा, 20 इंटू 12, यस सर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देख, और कट सकता है क्या, ध्यान से देख। 20 1 जा 20, 24 जा 80, सर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कुल मिला के यहां पर 1 आ गया और यहां पर 3 आ गया। और ये अपना सिंपलेस्ट रेशियो है। क्या ये और छोटा हो सकता है क्या, नहीं सर। इनको हमको इंटीजर में ही रखना है। ऐसे मत कर देना कि ये पॉइंट में आ जाए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इंटीजर में ही आना चाहिए, यस सर। तो ये देख सिंपलेस्ट रेशियो बन चुका है क्या, और सिंपलेस्ट रेशियो यानी तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला तैयार। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब C1H3, और 1 को अपन जनरली लिखते नहीं है, इसको मैं बोलूंगा सर CH3। ये तुम्हारा क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। तो बिल्कुल आसान है, इंपेरिकल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकता हूं, यस सर आसानी से निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत इंपेरिकल फॉर्मूला में नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख यार, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो अगर मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला है तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल सकता हूं क्या, यस सर। एक कार्बन का एटम तो 12 प्लस 3 हाइड्रोजन के एटम तो 3, तो यहां पर आ गया तुम्हारा 15। कितना आ गया सर, 15 आ गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना आ गया, 15 आ गया। सिंपल सा खेल है, आसानी से निकाल लूंगा, यस सर। आगे बढ़ते हैं। पहला केस अपना खेल खत्म। मैंने बोला था आपको सबसे पहले अपने को इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, फिर स्मॉल n निकालना है, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल दिया, यानी स्टेप 1 तैयार, स्टेप 1 तैयार। बिल्कुल आसान है स्टेप 1। मैं उम्मीद करता हूं स्टेप 1 समझ में आ गया होगा। अब निकालेंगे सर स्मॉल n, स्मॉल n, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने क्या सीखा, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना और इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना। इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आ जाएगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास तुम आसानी से निकाल दोगे, यस सर। जैसे कि यहां पर मैंने 15 निकाल दिया CH3 का, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आया टू फाइंड n। अब n निकालना है अपने को, ध्यान से देख। तो n का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ऊपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यानी मॉलिक्यूलर मास, नीचे इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ये होता है अपना n का फॉर्मूला। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास है, यानी जो मॉलिक्यूलर मास है ना, वो मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा। और अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो क्वेश्चन में वो वेपर डेंसिटी दे देंगे। वेपर डेंसिटी अगर उन्होंने दे दी जैसे 80, तो मेरे भाई मॉलिक्यूलर मास तुम निकाल दोगे। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यस सर। तो 2 इंटू 80 कर दूंगा, यस सर। तो मॉलिक्यूलर मास मेरे सामने 160 आ जाएगा क्या, यस सर। बात समझ में आ रही है ना, यस सर। तो या फिर वो क्वेश्चन में डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास दे देंगे या फिर वो वेपर डेंसिटी दे देंगे। मॉलिक्यूलर मास दे दिया तो मेरा काम तो आसान है, परंतु वेपर डेंसिटी दे देंगे तो डरना नहीं है, मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है वेपर डेंसिटी से। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2, यानी 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यस सर। वेपर डेंसिटी को मैं दुगुना कर दूंगा तो मेरा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने मॉलिक्यूलर मास डाल दिया ऊपर, और नीचे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको निकालना सिखाया था इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो मान ले क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने मॉलिक्यूलर मास, उन्होंने बोला सर मॉलिक्यूलर मास 30 ग्राम है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाला था सर 15 ग्राम। तो मैंने क्या किया, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना 30 अपॉन इंपेरिकल मास मैंने निकाला था सर 15, तो n की वैल्यू आ गई सर 2। और ये जो n की वैल्यू है ना, ये हमेशा इंटीजर ही आएगी, या फिर 1 आएगी या फिर 2 आएगी या फिर 3 आएगी या फिर 4 आएगी या फिर 5 आएगी, इंटीजर आएगी, यानी पॉजिटिव इंटीजर आएगी। कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं आएगी, मतलब डेसिमल में नहीं आएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देख, हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना सीख लिया, हमने एन निकालना सीख लिया, और लास्ट में आता है अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालूंगा। अब कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देख। एन की वैल्यू आ गई 2, यस सर। इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल दिया, यस सर। तो इंपेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे अपना इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, C1H3 था, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अपना n क्या आया सर, 2 आया। तो ये आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, C2H6। ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो 3 स्टेप अपने को पता होने चाहिए। सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालूंगा, फिर स्मॉल n निकालूंगा, और फिर निकालूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ में आ गई, यस सर। अब ध्यान से देख यार, एक चीज चेक कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास इन्होंने 30 ग्राम दे रखा था, और हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिया। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमने निकाला
उसका जो मास होगा वो 30 ग्राम ही आना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं एक बार। 2 कार्बन के एटम है, यानी 12 दूनी 24 प्लस 6 तो आ गया ना 30। यस सर, यानी ये जो फॉर्मूला है वो सही है क्या? यस सर सही है, यस सर सही है, यस सर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो बस इतना अपने को ध्यान रखना है, हमको कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस हमको इतनी बात पता होनी चाहिए, पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालूंगा, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला का मास लिखूंगा, यस सर, फिर स्मॉल एन निकालूंगा, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूंगा। और कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछता है, तो भाई मेरे भाई इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछ रहा है तो सिर्फ स्टेप 1 तक ही करना। इतना तो पता ही होगा ना, इतनी मोटी दिमाग तो आपकी होगी नहीं कि इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा हुआ है और तुमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिया। तो पीछे इतने आगे तक थोड़ी जाना, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछा हुआ है तो स्टेप 1 ही करना है बस, फिर स्मॉल एन से कोई मतलब ही नहीं है, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कोई मतलब ही नहीं है। यस सर। अब ध्यान से देख, खुद से सोच, क्या किसी कंपाउंड के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है क्या? खुद से सोच, क्या किसी कंपाउंड के लिए, मैं बोलूं कोई ये कंपाउंड मैंने पकड़ा, क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी उतना ही है जितना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ भाई ऐसा पॉसिबल है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मीथेन एक कंपाउंड है, यस सर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है सर? CH4। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी कितना होगा? CH4 ही होगा मेरे भाई। ये C1H4 है क्या? यस सर। C1H4 है क्या? यस सर। क्या इसका जो रेशियो है ना 1:4, क्या ये और छोटा हो सकता है क्या? क्या ये और छोटा हो सकता है और ये इंटीजर में ही रहे? नहीं सर, 1 सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा नंबर पॉइंट में थोड़ी लिखना है यार, रेशियो तो हमको इंटीजर में लिखना है। यस सर। तो ये जो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा ना वो भी इतना ही आएगा, यानी इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी C1H4 ही होगा, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C1H4 और इंपेरिकल फॉर्मूला भी C1H4। तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए। यस सर पॉसिबल है, जैसे कि हमने मीथेन में देखा। ठीक है, अगली बात, क्या दो डिफरेंट कंपाउंड, दो अलग अलग कंपाउंड ले लो, क्या उन दोनों कंपाउंड का सेम इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है यार। जैसे एक कंपाउंड मैंने ले लिया सर ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल। अब 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो ये निकाल दिया मैंने सिंपलेस्ट फॉर्मूला, यानी सिंपलेस्ट रेशियो C1H2O1, इसको मैं लिखूंगा CH2O, ये हो गया अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये दूसरा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं अपन। यस सर। तो यहां पर देख कार्बन कितने हैं सर? कार्बन 2 हैं। हाइड्रोजन देख कितने हैं? 3 और 1 4, हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन देख कितने हैं? ऑक्सीजन 2 हैं। तो यहां पर देख 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यहां पर भी देख सिंपलेस्ट रेशियो मैंने निकाल दिया 1:2:1, यानी C1H2O1, यानी यहां पर भी देख सेम टू सेम वही इंपेरिकल फॉर्मूला आ रहा है CH2O, यानी दोनों अलग अलग कंपाउंड थे परंतु दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या? यस सर। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या दो डिफरेंट कंपाउंड का सेम इंपेरिकल फॉर्मूला आ सकता है? यस सर आ सकता है, यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। यस सर। तो बस इतनी बात ध्यान रखना, दो अलग अलग कंपाउंड का सिमिलर इंपेरिकल फॉर्मूला आ सकता है। दूसरी बात, एक पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। यस सर, जैसे कि मैंने यहां पर आपको CH4 का एग्जांपल कराया, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये बात आपको पता है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। और ये तो छोड़ो, तुम्हें ये भी पता है कि ये 2 कहां से आया? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, पिछले लेक्चर में लास्ट में मैंने आपको बताया था ये 2 कहां से आया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। ठीक है, 2 × वेपर डेंसिटी, क्योंकि जब मुझे को स्मॉल एन निकालना है ना तो वहां पर मुझे मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास देते हैं वो, और अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं देंगे तो वेपर डेंसिटी देंगे। और वेपर डेंसिटी अगर उन्होंने दे दी तो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच का रिलेशन ये है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। यहां से मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल दूंगा, और एक बार मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया तो मेरी एन की वैल्यू आ गई, और मेरी अगर एन की वैल्यू आ गई तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। यस सर। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैंने निकाला सर
एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर मैंने निकाला सर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, फिर मैंने निकाला सर स्मॉल एन, फिर मैंने निकाला सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ में आ चुकी होगी? यस सर। तो अब करते हैं अपन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, ये बिल्कुल बहुत छोटी बात हो जाए। मतलब जब क्वेश्चन अगर नीट में अगर इससे रिलेटेड आए तो तुमको लगे भाई ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी लेक्चर में करा रखा है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि भाई क्वेश्चन यहीं से पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब करते हैं अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया सर, क्वेश्चन नंबर 51, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सर? C6H12O6 होता है। यस सर। तो ध्यान से देखिए यार, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला कैसे बना सकता हूं? जब मैं 6 से डिवाइड कर दूं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो C1H2O1। तो यहां पर अब ऑप्शन ढूंढ, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। 51 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच हैज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ देयर वेट। ठीक है सर। कार्बन कितना दे रखा सर? कार्बन दे रखा 80% और हाइड्रोजन दे रखा 20%। यस सर। इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 30, वो सब बात की बातें, पहले इसको अपन इंपेरिकल फॉर्मूला तक सॉल्व करते हैं। ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, मैंने क्या किया, ये लिखा मैंने सर 80 और डिवाइड किससे करना है? कार्बन के एक एटम के मास से। तो कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12 होता है। ये लिख दिया मैंने 12। ठीक है। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा सर? 20 अपॉन हाइड्रोजन का एक एटम पकड़ा, उसका मास नंबर कितना होगा सर? 1 होगा। ये लिख दिया मैंने 1। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये वाला क्वेश्चन तो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर किया था ना, जो मैं ऊपर आपको समझा रहा था, वो यही क्वेश्चन तो था। कार्बन 80% दे रखा था और हाइड्रोजन 20% दे रखा था क्या? यस सर। अब ध्यान से देख यार, अब देख क्या करना है अपने को, अब देख क्या करना है। अब किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर, किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर ताकि ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज दे रखी हैं, वो कट जाएं। तो मैंने क्या किया, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम ऐसे मत कर देना कि यहां तुमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां तुमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है भाई। ठीक है। तो ध्यान से देख, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 80 अपॉन 3 और ये हो गया तुम्हारा 24 जा 80, 24 जा 80। ठीक है सर। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। 3 से 3 कट गया क्या? यस सर। तो ये तुम्हारा कितना हो गया सर? 80 हो गया। यस सर। और ये तुम्हारा कितना हो गया सर? 80 इंटू 3 हो गया, 80 इंटू 3 हो गया। अब ध्यान से देख, 80 एकम 80 और 80 एकम 80, तो यहां पर कितना आ रहा है सर? 1 आ रहा है और यहां पर कितना आ रहा है सर? 3 आ रहा है। यानी कार्बन के नीचे लिखूंगा 1 और हाइड्रोजन के नीचे लिखूंगा सर 3। बात समझ में आ गई? और ये हो गया अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये हो गया अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मैं क्या करता हूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लेता हूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लेता हूं। यस सर। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन का कितना होगा सर? 12 होगा। और 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है सर 1, तो 3 हाइड्रोजन के होंगे सर 3। यस सर। तो ये तुम्हारा कितना हो गया टोटल? 12 13 14 15, ये हो गया तुम्हारा 15। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये हो गया तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। फिर अपन क्या निकालते हैं? एन, स्मॉल एन की वैल्यू निकालते हैं। स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है सर? 30 दे रखा है क्वेश्चन में। ये देख, ये लिखा हुआ है देख, मॉलिक्यूलर मास 30। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला, कितना सर? 15। ये निकाला था देख, ये निकाला था देख। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2 आ गई। एन की वैल्यू अगर 2 आ गई, यानी जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने निकाला था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी C1H3, ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला था, इसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एन की वैल्यू 2 आ गई क्या? यस सर। तो आंसर आएगा तुम्हारा C2H6। ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये क्या था अपना? ये था अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये जो इस 2 लिखा हुआ है, ये क्या अपना? स्मॉल एन की वैल्यू है। यस सर। हमको क्या पूछा गया था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया था, ये निकाल दिया मैंने। तो आंसर आ गया तुम्हारा C2H6। आंसर तुम्हारा क्या आ गया?
C2H6, ये क्या अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो मुझसे पूछा गया था। ये देख क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 52 आपको समझ में आ गया। तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में दिख जाए तो वो अपन 100% सही करके आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज CH2O2। कोई एक एसिड है ना, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है सर CH2O2। यस सर, देन द प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट एसिड मे बी। कॉमन सेंस की बात है, ध्यान से देख यार, कॉमन सेंस की बात है, ध्यान से देख। ये क्या है अपना, ये अपना इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये अपना इंपेरिकल फॉर्मूला है, ध्यान से देख, ये अपना इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो मेरे भाई कॉमन सेंस की बात है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो भी तो इसी रेशियो में होगा यार, वो भी तो इसी रेशियो में होगा। क्योंकि देख n की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो वो इतना ही रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, n की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा सर C2H4O4। n की वैल्यू अगर 3 आ जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा सर C3H6O6। कॉमन सेंस की बात है, रेशियो तो सेम ही रहने वाला है, रेशियो तो सेम ही रहने वाला है। तो ध्यान से देख, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। तो ध्यान से देख, जितने H होंगे ना उतने ही ऑक्सीजन होंगे। क्या? यस सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा ना उसमें भी जितने H होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे। क्या यहाँ पर H और ऑक्सीजन बराबर है? नहीं सर, ये गलत आंसर है। क्या H और ऑक्सीजन बराबर है? नहीं सर, गलत ऑप्शन है। सर H और O बराबर है क्या? यस सर, हो सकता है। क्या H और O बराबर है? नहीं सर, ये नहीं हो सकता। यानी आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी ही है। यानी यहां पर जितना इंपेरिकल फॉर्मूला है, जो इंपेरिकल फॉर्मूला आ रहा है सेम टू सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही आ रहा है। और ऐसा पॉसिबल है क्या? यस सर, मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने लिया सर मीथेन CH4, यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला भी वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से कर लूंगा। यस सर, कर लूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। The empirical formula of a compound is CH2. The empirical formula of a compound is CH2. 1 mole of this compound has a mass of 42 gram. ठीक है, its molecular formula is, molecular formula अपने को बताना है, molecular formula अपने को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देख यार, empirical formula उन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है सर? CH2 दे रखा है। यस सर, ये क्या अपना इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो तुम क्या करो ना, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल दो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल के देखते हैं। चल, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा सर? कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है, तो ये कितना हो गया सर? 14 हो गया, 14 हो गया। यस सर, तो अब मेरे को क्या करना है ना, अब मेरे को क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे स्मॉल एन की वैल्यू चाहिए, और स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या होता है सर? मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है इन्होंने? 42 ग्राम दे रखा है। यस सर, अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास मैंने कितना निकाला सर? 14 निकाला। यस सर, तो बस इसको डिवाइड कर दे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब ध्यान से देख यार, 42 को 14 से डिवाइड करना है। तो देख 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो 7 6 जा 42। यस सर, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो तुम्हारा कितना आ गया? एन की वैल्यू 3 आ गई। एन की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई? 3 आ गई। ये तुम्हारा क्या था सर? इंपेरिकल फॉर्मूला था। यस सर, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा सर? इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा C3H6। कितना आ जाएगा सर? C3H6। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही है, ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन कंटेन 75% कार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो एंड कार्बन प्रेजेंट हो। कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट हो, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यस सर, तो हाइड्रोकार्बन में एक तो हाइड्रोजन होगा और एक कार्बन होगा। ठीक है सर, कार्बन कितना परसेंट दे रखा है सर? कार्बन का मास परसेंट दे रखा है सर 75। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना होगा सर? 100 माइनस 75 कर दे तो कॉमन सेंस की बात है, हाइड्रोजन 25% होगा। क्या? यस सर। निकालना क्या अपने को? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। यस सर, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है सर, तो ध्यान से देख, इसको मैंने डिवाइड किया कार्बन के एक एटम के मास नंबर से।
कितना हो गया सर 12, इसको डिवाइड करूंगा सर 1 से, तो ये तो तुम्हारा 25 ही आएगा, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा सर 75/12। अब ध्यान से देख, इसके नीचे कितना है 1 लिख सकता हूं क्या? यस सर। तो मैंने ना क्या किया, इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा मकसद ये है ना कि जो नीचे वाला नंबर है जो डिनोमिनेटर में है उसको मुझे हटाना है, तो देख नीचे कितना है 12 है, तो दोनों जगह 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या नीचे वाला नंबर हट जाएगा क्या? यस सर हट जाएगा। देखो कैसे हटेगा, 12 से 12 कट गया, यस सर हट गया, यस सर हट गया। ठीक है सर। अब ध्यान से देख, 25 एकम 25 और 25 तिया 75, यस सर। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी यहां 4 आ गया, यहां 1 आ गया, यहां 1 आ गया, यहां 1 आ गया, यस सर। यानी इंपेरिकल फॉर्मूला कितना होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला होगा सर C1H4, और 1 को अपन लिखते नहीं है, इसको मैं बोलूंगा सर CH4। ये हो गया अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। यहां पर मैंने लिख दिया सर इंपेरिकल फॉर्मूला, परंतु अपने को इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं निकालना, हमको तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही निकालना है। अब ध्यान से देख यार, एक बात तो तुम्हें पता है, इंपेरिकल फॉर्मूला हो चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना यार, रेशियो तो सेम ही रहेगा। यानी हाइड्रोजन ना कार्बन से 4 गुना ज्यादा होगा, हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो कार्बन के एटम से 4 गुना ज्यादा होंगे, चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की ही बात करें अपन, क्योंकि n की वैल्यू चाहे 1 आ जाए, n की वैल्यू 2 आ जाए, n की वैल्यू 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, तो कॉमन सेंस की बात है यार, रेशियो तो सेम ही रहने वाला है। कार्बन एंड हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में रेशियो तो सेम ही रहेगा। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या हाइड्रोजन एटम्स कार्बन एटम से 4 गुना ज्यादा हैं? तो यहां पर ध्यान से देख, पहला ऑप्शन देख, यस सर 4 गुना ज्यादा हैं, हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम से 4 गुना ज्यादा है। कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 4 है, यस सर। यहां पर देख, ये गलत है, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4, यानी यहां पर तो 2 गुना ज्यादा हुआ, हाइड्रोजन यहां पर 2 गुना ज्यादा हुआ, यानी ये ऑप्शन तो गलत है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं हो सकता। यहां पर देख, कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 6 है, यानी यहां पर 3 गुना ज्यादा हुआ, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहां पर दो देख, जितने कार्बन के एटम्स उतने ही हाइड्रोजन के एटम्स, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यानी आंसर क्या आएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए आएगा क्या? यस सर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ये मार दिया मैंने टिक। यानी यहां पर भी ध्यान से देख, जितना एम्पिरिकल फॉर्मूला आ रहा है वही टू वही सेम टू सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है। और CH4 के केस में हमको बात पता है कि जितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वही सेम टू सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होता है। यस सर, तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 55। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% ऑफ कार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी वहां पर कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। यस सर, कार्बन 80% दे रखा है, तो हाइड्रोजन 20% होगा क्या? यस सर। इसके एक एटम के मास नंबर से डिवाइड कर दूं, 12 से डिवाइड कर दूं। यस सर, ये हो गया तुम्हारा 80/12, और ये हो गया तुम्हारा, यहां पर 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया तुम्हारा 20/1। यस सर। अब देख किससे मल्टीप्लाई करूं, यहां पर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दे, यहां पर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि मेरा मकसद ये है ना कि जो नीचे वाला नंबर है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो कट जाए। ठीक है, वो कट जाए। तो देख अब कट गया क्या? यस सर। अब ध्यान से देख यार, 20 एकम 20, 20 चक्कू 80, तो यहां पर कितना आ गया? 4 आ गया, और यहां पर कितना आ गया? 12 आ गया। वापस कट सकता है क्या? यस सर। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी यहां पर 1 आ गया, यहां पर 3 आ गया, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला आ चुका है C1H3, ये आ चुका है अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये आ गया अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ध्यान से देख, यहां पर इन्होंने बता ही नहीं रखा कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। इसका मतलब यही है ना कि एक्चुअल फॉर्मूला निकालना है, और एक्चुअल फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही होता है। और एक बात मुझे पता है यार, चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही क्यों ना हो, रेशियो तो सेम ही होगा ना, जो ये इंपेरिकल फॉर्मूला का रेशियो होगा, यानी हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम के 3 गुना ज्यादा होने चाहिए। कार्बन एटम अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन एटम 3 गुना होने चाहिए। यस सर। कार्बन अगर 2 होगा तो हाइड्रोजन 6 होना चाहिए। कार्बन अगर 3 होगा तो हाइड्रोजन 9 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम के 3 गुना ज्यादा होने चाहिए। रेशियो तो सेम ही रहेगा इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सर यहां पर कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 4 गुना बढ़ गए, ये गलत है सर। कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, ये तो डबल हो गया हाइड्रोजन, यहां पर ये भी गलत। कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, यस सर ये सही है।
अगर n की वैल्यू 2 आ जाए, n की वैल्यू 2 आ जाए तो क्या ये C2H6 नहीं बन जाएगा क्या? यस सर, यानी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए नीट के अंदर, अपना लड़का उनको बहुत ही कम टाइम के अंदर सही सॉल्व करके आने वाला है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 56। अगला क्वेश्चन आया सर क्वेश्चन नंबर 57। अगला क्वेश्चन आया सर क्वेश्चन नंबर 57। एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन्स 50% ऑफ सल्फर इन इट। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर मतलब किसी कंपाउंड में एक तो सल्फर होगा और एक ऑक्सीजन होगा। कॉमन सेंस की बात है, सल्फर इन्होंने 50% दे दिया, तो भाई मेरे ऑक्सीजन भी 50% ही होगा क्या? यस सर, क्योंकि टोटल मिला के परसेंट कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। यस सर। अब ध्यान से देख यार, इसको मैं काई से डिवाइड कर दूं? सर ऑक्सीजन का एक एटम पकड़, उसका मास नंबर कितना होगा? सर 16 होगा, तो 16 से डिवाइड कर दो। सर सल्फर को पकड़ो, सल्फर का एक एटम पकड़ो, उसका मास नंबर कितना होगा? सर 32 होगा, 32 से डिवाइड कर दो, 32 से डिवाइड कर दो। अब ध्यान से देख, रेशियो निकालते हैं, तो ये हो गया अपना 50/32 और ये हो गया अपना 50/16। अब ध्यान से देख, जो नीचे वाला नंबर है ना, जो डिनोमिनेटर है, उसको मुझे हटाना है, उसको मुझे हटाना है। तो कॉमन सेंस से सोच दिमाग में, अगर मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों जगह 32 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देख 32 एकम 32, 32 एकम 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो यहां पर तुम्हारा कितना हो गया? देख 50 से तो 50 कट गया, यहां पर तुम्हारा 1 आ गया और यहां पर तुम्हारा 2 आ गया। यस सर, तो इंपेरिकल फॉर्मूला तुम्हारे पास आ चुका है S1O2, इसको बोलेंगे अपन SO2। ये आ गया अपना इंपेरिकल फॉर्मूला, ये आ गया अपना इंपेरिकल फॉर्मूला। और क्या अपने को इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछा गया था क्या? यस सर, इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछा गया था, यानी आंसर आएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंसर आएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यस सर, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि जिस भी टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है ना, वो अपना यहीं पर लेक्चर के दौरान ही अपना तैयार हो जाए, ताकि जब हम एग्जाम देने जाएं वहां पर अपने को कोई नया क्वेश्चन ना दिखे, क्वेश्चन नया ना दिखे, क्योंकि जब नया क्वेश्चन दिखता है तो टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में। यस सर, और हमारे पास नीट एग्जाम के दिन टाइम नहीं रहता। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अपन यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है सर, ताकि कोई दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 58। A compound having CHO on analysis gives the following result। यस सर, अब एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है, जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, जिसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो यहां पर मैंने लिखा सर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस सर, कार्बन का परसेंट कितना दे रखा है? सर 54.54% दे रखा है। हाइड्रोजन का परसेंट कितना दे रखा है? सर 9.09% दे रखा है। यस सर, तो ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन कितना होगा? अब ध्यान से देख यार, यहां पर ये पॉइंट में दे रखा है ना, और पॉइंट में जब भी मुझे दिखता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझे लगता है कि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट जाने वाली है। तो यहां पर अपने को कुछ भी नहीं करना, हम जो 54.54 दे रखा है ना, उसको अपन 54 ही मान के चल रहे हैं, उसको अपन 54 ही मान के चल रहे हैं। यस सर, हमारे आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर रेशियो वाला खेल है ना, हम अंदाजा लगा के सही टिक कर सकते हैं। तो देख कैसे करना है अपने को। हाइड्रोजन दे रखा है सर 9.09%, इसको कुछ मत कर, इसको 9% ही मान ले, इसको 9% ही मान ले। अब देख कितना हो गया, 54 + 9 कितना हो गया? 63 हो गया। तो 100 में से 63 अगर माइनस करेगा तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया, तो तुम्हारा कितना आ गया सर? 37% आ गया। 100 में से 63 माइनस करेगा 37 आएगा ना। यस सर, तो तेरे पास कार्बन का भी परसेंट है, हाइड्रोजन का भी परसेंट है, ऑक्सीजन का भी मास परसेंट है। यस सर, और अब डिवाइड कर दे, अब डिवाइड कर दे, तो 54 को डिवाइड करेगा सर 12 से, क्योंकि कार्बन के एक एटम का मास नंबर 12। यस सर, 9 को डिवाइड करेगा 1 से, और 37 को डिवाइड करेगा सर 16 से। बिल्कुल सिंपल सा खेल है, बिल्कुल सिंपल सा खेल है। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, नीचे का जो डिनोमिनेटर है ना, उसको मुझे हटाना है। नीचे वाला जो नंबर है, अपॉन के नीचे जो नंबर है, उसको मुझे हटाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर भी 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर भी 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर भी 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से तो ये कट गया, यहां से तो ये कट गया, तो यहां पर तुम्हारा 37 ही आ रहा है। यस सर, अब यहां पर ध्यान से देख, यहां पर 9 × 16 ही आ रहा है, क्योंकि नीचे क्या था? 1 नंबर लिखा हुआ था। यहां पर देख, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। यस सर, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 5 3 5 3 8 जा 24। तो ये आ गया तुम्हारा 18 × 4, ये आ गया तुम्हारा 18 × 4। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? यस सर,
अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख। एटीन इंटू फोर कितना होगा? 8 4 32, 4 1 4, 5 6 7, तो ये हो गया तुम्हारा 72, ये हो गया तुम्हारा 72। इसको देख, 16 16 10 जा कितना होता है? 160 होता है, तो 160 में से 16 कम कर दे, 160 में से 16 कम कर दे, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 146। कितना हो गया? 146, ठीक है, सॉरी 144, 16 कम करना है ना, 144, यस सर। इसको देख, ये तो 37 ही है, ये तो 37 ही है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, यहां पर अपने को सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, तो ध्यान से देख, 37 है, तो 37 को अगर तू 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 1 7, तो देख लगभग इसके बराबर आ रहा है क्या? लगभग इसके बराबर आ रहा है क्या? यस सर। यानी 37 1 जा 37, 37 2 जा 72, ठीक है, और 72 का डबल करेगा तभी तो 144 आ रहा है, 72 का डबल करेगा तो 144 आ रहा है, यानी 37 का 4 गुना होगा, ये 37 का 4 गुना होगा। कॉमन सेंस की बात है यार, ठीक है। तो यहां पर देख सिंपलेस्ट रेशियो आ चुका है, 2:4:1, तो ये आ गया तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला, C2H4O1, C2H4O1, ये आ गया तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको कुछ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और असली खेल दिखाऊंगा, आपको असली खेल दिखाऊंगा, जहां पर बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर तेरा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद, अभी अपन बिल्कुल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में क्या करना है। एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं बैठ के ये सब सोचते रहूं, कैलकुलेशन करते रहूं, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम हॉल में। तो एग्जाम हॉल में क्या करना है अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मुझे एक बात पता लग गई कि इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ चुका है सर, C2H4O1, ये आ गया तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला, ये आ गया तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है सर। तो अब क्या करते हैं अपन, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल देते हैं। यस सर। तो कार्बन कितने हैं सर? 2 है, ये मैंने लिखा सर इंपेरिकल फॉर्मूला मास, 2 कार्बन है। यस सर। एक कार्बन का 12, तो 2 कार्बन का 24, तो ये लिख दिया मैंने 24, प्लस 4 हाइड्रोजन है, ये लिख दिया मैंने 4, प्लस एक ऑक्सीजन है, ये लिख दिया मैंने 16। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, क्योंकि 16 + 4 20 और 20 + 24 44। यस सर। ये आ गया तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्मॉल एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, स्मॉल एन की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देख, ये लिखा हुआ है। अरे नहीं यार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्वेश्चन में नहीं दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा सर वेपर डेंसिटी। परंतु मुझे एक बात पता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी, यानी सर 2 × 88 कर दूं क्या? यस सर। यानी 88 का डबल कितना होगा सर? 176 होगा। यस सर। यानी मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है? 176 दे रखा है। उन्होंने वेपर डेंसिटी दे रखी थी, परंतु मुझे मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन पता है, मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया जो मुझे चाहिए था। यस सर। और इंपेरिकल फॉर्मूला मास अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना? 44। यस सर। अब ध्यान से देख, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ये आ गया तुम्हारा 4, ये आ गया तुम्हारा 4। ये जो स्मॉल एन आएगा ना, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 5 ऐसे ही नंबर आएंगे ये, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया था अपना? ये आया था, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दे तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा C8H16O4, C8H16O4। यस सर। तो ये निकाल दिया मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, और निकाल दिया हमने, निकाल दिया हमने। क्या आंसर आया? C8H16O4। यस सर। ये हो गया अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। बिल्कुल आसानी से अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है सर।
कार्बन का 57.8% दे दिया, हाइड्रोजन का 3.6% दे दिया, और बाकी ऑक्सीजन है। ठीक है सर, ठीक है सर। कार्बन कितना दे दिया इन्होंने? 57.8% दे दिया। हाइड्रोजन कितना दे दिया? 3.6% दे दिया। और बाकी कितना हुआ? ऑक्सीजन बचा है। बाकी जो बचा हुआ है वो ऑक्सीजन का परसेंट है। यस सर। तो ध्यान से देख यार, मैंने आपको बोला था जब कभी आपको पॉइंट में दिख जाए तो सबसे पहले काम क्या करना है? पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाना है। ठीक है, परंतु यहां पर देख 3.6% लिखा हुआ है, 3.6% लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक प्रॉपर इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। अभी थोड़ी देर बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जहां पर 5 सेकंड के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, टिक मार के आ जाओगे और सही 4 मार्क्स लेके आओगे। परंतु अभी आखिरी बार मैं आपको क्या करा रहा हूं, पूरा प्रॉपर तरीके से करा दे रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ध्यान से देख, यहां पर इनका परसेंटेज दे रखा है। यस सर। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कैलकुलेट किया। तो ध्यान से देख, 57.8 प्लस 3.6। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा कितना आ गया, 8 और 6 कितना हो गया? 14। यस सर। 7 और 1 8 9 10 11, 5 और 1 6, ये हो गया तुम्हारा 61.4। यस सर। तो 100 में से 61.4 तेरे को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके तेरा ऑक्सीजन का परसेंट आएगा। यस सर। तो ऑक्सीजन का परसेंट कितना आएगा? 100 माइनस 61.4 करेगा, कितना आंसर आएगा सर? कितना आंसर आएगा सर? 38.6 आएगा। कॉमन सेंस की बात है, 38.6% आएगा। तो ऑक्सीजन का कितना परसेंट होगा? मतलब 38.6% होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब ध्यान से देख, इनको मैं डिवाइड कर देता हूं सर, इनके एक एटम के मास नंबर से, यानी इनके एटॉमिक वेट से। ठीक है सर। तो यहां पर मैंने लिखा सर 57.8 अपॉन 12, यहां पर मैंने लिखा सर 3.6 अपॉन 1, और यहां पर मैंने लिखा सर 38.6 अपॉन 16, ये लिख दिया मैंने 16। ठीक है, और जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 4.8, इसका आंसर तेरा 3.6 ही आएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और इसका आंसर आएगा तुम्हारा 2.4। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इनमें से? 2.4 है। तो ध्यान से देख, 2.4 1 जा 2.4, 2.4 2 जा 4.8, और 2.4 1.5 जा, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 इसको बोलते हैं 1.5। ठीक है, तो ये ध्यान से देख। अब देख, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो मुझे हटाना है। ठीक है, तो मैं यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां से देख, 2 से 2 कट गया, डिनोमिनेटर हट गया, तो 2 2 जा 4, यहां पर सिर्फ 3 बचा, यहां पर सिर्फ कितना बचा? 2 बचा। यहां पर सिर्फ कितना बचा सर? 2 बचा। 2 बचा क्या यहां पर? हाँ, यहां पर कितना बचा? 2 बचा। तो ये आ गया तुम्हारा सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट जो रेशियो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं सर? इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने निकाल दिया। क्या निकाला मैंने? इंपेरिकल फॉर्मूला। ध्यान से देख, C4H3O2, ये निकाल दिया मैंने, C4H3O2। ये क्या हो गया? अपना इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। यस सर। परंतु अपने को क्या निकालना है? इंपेरिकल फॉर्मूला तो निकालना ही है, परंतु मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। यस सर। तो पहले काम मेरा तैयार, मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल दिया। क्या आया सर? C4H3O2। अब मैं क्या कर रहा हूं सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए सर? स्मॉल n चाहिए, और स्मॉल n चाहिए तो मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल देता हूं। ठीक है, कार्बन के 4 एटम है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर? 12 × 4, 12 × 4 कितना होता है? 48 होता है क्या? यस सर। तो ये लिखा मैंने 48, प्लस 3 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है, यानी 32। ठीक है सर। इसको कैलकुलेट करेगा, कितना आएगा? इसको कैलकुलेट करेगा, कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 48 प्लस, यहां 48 प्लस 35 करना पड़ेगा। यस सर, क्योंकि 32 और 3 कितना होता है? 35, 8 और 5 13, ये आ गया तुम्हारा 83। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया सर? 83 आ गया। ठीक है, तो अब मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूं। यस सर। मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा होगा
सर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, परंतु कुछ तो दे रखा होगा जहां से मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल पाऊं। सर वेपर डेंसिटी दे रखी है, मुझे पता है सर मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यस सर, मतलब 2 इंटू 83, यस सर, मतलब 83 इंटू 2 करना पड़ेगा, मतलब तो यहां पर मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू 83 ही लिख रहा हूं, 2 इंटू 83 ही लिख रहा हूं, 2 इंटू 83 ही लिख रहा हूं अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आया था सर, 83 आया था। अब देख 83 से 83 कट गया क्या, यस सर, यानी स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आई सर, 2 आई क्या, यस सर। और अब मैंने स्मॉल एन की वैल्यू निकाल दी, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला में अगर मैं एन मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा क्या, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा सर, C8H6O4, ये मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला था ना, C4H3O2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे सर, C8H6O4, यही तो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यही तो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यस सर। तो मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल दिया, मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला भी निकाल दिया, यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या, यस सर क्लियर है। तो ये आखिरी बार मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व करके प्रॉपर कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को वो करके आपको बताया। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब खेल स्टार्ट करते हैं, अब खेल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अपन खेल स्टार्ट करेंगे, और खेल मतलब कि जब नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या वहां पर मैं 1-1 मिनट के लिए 2-2 मिनट के लिए पूरा सॉल्व करते रहूंगा क्या, वहां पर मैं क्या पेज भरूंगा क्या, नहीं भाई, इतना टाइम थोड़ी होता, 180 क्वेश्चन करने हैं भाई। वहां पर हमारा अगर क्वेश्चन 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाए, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, तो भाई मजे ही मजे हैं, फिर तो मजे ही मजे हैं। फिर फिजिक्स के लिए टाइम बच जाएगा, और फिजिक्स के लिए अगर टाइम बच गया ना तो आसानी से अपन अच्छे मार्क्स फिजिक्स में ला सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मकसद ये है ना कि क्वेश्चन तो सही करना है, परंतु कम टाइम में सही करना है, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, अब मैं खेल स्टार्ट करता हूं। तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाएंगे, तो ये तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, प्रॉपर तरीके से अपन सॉल्व कर रहे थे, प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे थे, परंतु अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में इनको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देख, सबसे पहला क्वेश्चन आया सर, अ कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम कंटेन 21.9% मैग्नीशियम, ठीक है सर, 27.8% फॉस्फोरस, यस सर, 50.3% ऑक्सीजन, यस सर। व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, खुद से सोच, यहां पर देख कैसे गंदे गंदे नंबर लिखे हुए हैं, पॉइंट में लिखे हुए हैं ऊपर से। तो एक नॉर्मल बच्चा यहां पर इस क्वेश्चन में 1-2 मिनट लगा देता है, ठीक है, परंतु अपना लड़का यहां पर कैसे सॉल्व करेगा, ध्यान से देख। ये लिखा उसने मैग्नीशियम, ठीक है, ये लिखा उसने फॉस्फोरस, यस सर, ये लिखा उसने ऑक्सीजन, यस सर। मैग्नीशियम का कितना परसेंट दे रखा है सर, 21.9 दे रखा है, तो 21.9 21 के पास है या 22 के पास है सर, वो 22 के ज्यादा नजदीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सर 22, ठीक है। फॉस्फोरस कितना दे रखा है, 27.8% दे रखा है, 27.8 27 के ज्यादा नजदीक है या 28 के ज्यादा नजदीक है सर, 28 के ज्यादा नजदीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 28, ये लिख दिया मैंने 28। इसकी बात करते हैं अपन सर, जो ऑक्सीजन है ना, इसका परसेंटेज दे रखा है सर 50.3%, तो ये 50 के ज्यादा नजदीक है या 51 के ज्यादा नजदीक है सर, ये 50 के ज्यादा नजदीक है, ये लिख दिया मैंने 50। इतनी बात क्लियर है क्या, यस सर। फिर इनके एक एटम के मास नंबर से इनको डिवाइड करता हूं क्या, यस सर, बात समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान से देख, मैग्नीशियम ये पकड़ा मैंने, तो मैग्नीशियम का मास नंबर कितना होता है सर, 24 होता है, पता है ना तुमको, एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर 24, ये मैंने आपको सिखा रखा है पहले लेक्चर में, ठीक है। फॉस्फोरस का कितना होता है सर, 31 होता है, और ऑक्सीजन का तो तुमको पता है 16 होता है, यस सर, इतनी बात पता है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, यहां पर अब जैसे तुमने इतना कर दिया ना, इतने करने में तुमको कितना टाइम लगेगा सर, मैक्सिमम 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड, और जैसे ही तूने ये सॉल्व किया ना, तेरा आंसर तैयार, तेरा आंसर तैयार। अब ध्यान से देख कैसे है, पहली बात ये सोचना है तुमको मेरे भाई, आंसर क्या इनमें से ही एक होगा क्या, कॉमन सेंस की बात है यार। हमारा जो एग्जाम है ना, वो सब्जेक्टिव एग्जाम तो नहीं है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर, यस सर, यानी आंसर मेरी आंखों के सामने ही है, मेरे को बस सही टिक करना है क्या, यस सर, यानी आंसर इनमें से ही एक है, यस सर। तो भाई पूरा सॉल्व क्यों करना, पूरा सॉल्व क्यों करना। अब ध्यान से देख, यहां देख, ऊपर जितना नंबर है लगभग नीचे भी उतना ही नंबर है क्या, 22 और 24 आसपास के नंबर है ना, आसपास के नंबर है ना, यानी यहां पर देख, यहां पर अगर मैं 1 लिख दूं, सही है, सही है, क्योंकि देख 2/2 1 ही तो होता है, 4/4 1 ही तो होता है, ऊपर जितना नंबर है लगभग नीचे भी उतना ही नंबर है क्या, यस सर,
22 और 24 आसपास के नंबर हैं क्या? यस सर। तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर देख, यहां पर भी देख 28 और 31 लगभग आसपास के नंबर हैं क्या? यस सर, बिल्कुल आसपास के नंबर हैं। यहां पर भी मैं 1 लिख देता हूं, यस सर। मतलब जितने मैग्नीशियम के आइटम होंगे क्या उतने ही फास्फोरस के होंगे क्या? यस सर। तो देख मैग्नीशियम के 2 तो फास्फोरस के भी 2, यस सर, ये आंसर हो सकता है। मैग्नीशियम का 1 फास्फोरस का 1, ये आंसर हो सकता है। मैग्नीशियम के 2 फास्फोरस के 2, ये आंसर भी हो सकता है। मैग्नीशियम का 1 और फास्फोरस के 2, नहीं सर ये नहीं हो सकते। यानी मैग्नीशियम का जितना एटम होंगे उतने ही फास्फोरस के होंगे। यानी या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या फिर बी सही होगा, या फिर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी तो सही हो ही नहीं सकता। इतनी बात क्लियर है। और कई बार हमारा आंसर यहीं पर सही हो जाता है। हमारा जो सही ऑप्शन है ना, यहीं पर सही हो जाता है। ये तो क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन अच्छे दे रखे हैं, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन अच्छे दे रखे हैं, परंतु अगर ये नीट का क्वेश्चन होता ना, अगर ये नीट का क्वेश्चन होता तो यहीं पर तुम्हारा आंसर आ जाता। अब ध्यान से देख, आगे बढ़ते हैं। अब अपने को कैसे सॉल्व करना है। अब ये देख क्या लिखा हुआ है, 50/16। तो 16 1 जा 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया कितना होता है देख, 16 × 3 48। 16 3 जा कितना होता है, 48 होता है। यस सर। परंतु ये क्या 48 लिखा हुआ है? नहीं सर। यानी ये 3 से ज्यादा आने वाला है क्या? यस सर, ये 3 गुना से ज्यादा आने वाला है। यस सर। अब खुद से सोच, ये जो तूने 1 लिखा था, क्या ये 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा? रियलिटी में ये 1 से ज्यादा होगा कि 1 से कम होगा? नीचे वाला नंबर थोड़ा सा बड़ा है, यस सर। नीचे वाला नंबर थोड़ा सा बड़ा है, यस सर। यानी ये 1 से थोड़ा सा कम होगा। मैं इसको 0.9 मान लेता हूं, इसको मैं 0.9 मान लेता हूं, यस सर। अब ध्यान से देख, 1 जा और ये कितना होगा देख, 3 जा 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा। 0.9 अगर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा देख, 2.7 होगा। और ये क्या 2.7 है क्या? नहीं सर, ये तो 3 पॉइंट समथिंग है। यानी 3 गुना से ज्यादा, 3 गुना से ज्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन एटम्स मैग्नीशियम एटम और फास्फोरस एटम के 3 गुना से ज्यादा होने चाहिए। यस सर। तो यहां पर ध्यान से देख, अगर ये 2 है तो 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। 6 से ज्यादा है क्या? यस सर, 7 है। यानी ये आंसर हो सकता है, ठीक है। फास्फोरस देख, फास्फोरस अगर 1 है तो ऑक्सीजन 3 है, क्या 3 गुना होगा क्या? नहीं सर, 3 गुना से ज्यादा होगा। ये भी गलत ऑप्शन। जितने फास्फोरस के एटम उतने ही ऑक्सीजन के एटम दे दिए, क्या बराबर होंगे क्या? नहीं सर, बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ऑप्शन तो हमने पहले काट दिया था। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब समझ में आ जाएगा। ध्यान से देख, अ कंपाउंड कंटेन 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट। अ कंपाउंड कंटेन्स 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई, ठीक है। ये रहा एक्स और ये रहा सर वाई। एक्स का परसेंट कितना दे रखा है सर? 50% दे रखा है। और वाई का परसेंट कितना दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा। अरे मेरे भाई, टोटल मिला के 100% होना चाहिए। तो अगर एक्स का 50% दे रखा है तो वाई भी तो 50% ही होगा। यस सर। अब ध्यान से देख यार, अब इन्होंने इसका एटॉमिक मास दिया होगा। यस सर। तो एक्स का एटॉमिक मास कितना है सर? 20 है, 20 से डिवाइड कर दिया। वाई का एटॉमिक मास कितना है? 40 है, 40 से डिवाइड कर दिया, 40 से डिवाइड कर दिया। ये 50 है, ठीक है, ये 50 है। अब ध्यान से देख यार, ये तो सिंपल सा है, इसमें तो अपन आसानी से कर सकते हैं। नीचे का डिनोमिनेटर मुझे हटाना है। यस सर। तो मैं ना 40 से मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो दोनों तरफ मुझे 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 40 से 40 कट गया, यस सर। 21 जा 20, 22 जा 40, 50 से 50 कट गया, यस सर। यानी यहाँ 2 आया और यहाँ 1 आया, यानी x2y1, x2y1, यस सर। और अपने को क्या पूछा गया था? सिंपलेस्ट फॉर्मूला, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला। और ये अपना इंपेरिकल फॉर्मूला ही तो है। यानी आंसर क्या आएगा सर? x2y आएगा क्या? यस सर। यानी आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी आएगा क्या? यस सर। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देख, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O2। द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2O2। ये अपना इंपेरिकल फॉर्मूला है सर। व्हाट कुड बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? अरे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कंसेप्ट कितनी बार हमने यूज कर लिया। अरे मेरे भाई, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला तुम्हारा CH2O2 है, CH2O2 है, तो मेरे भाई जो स्मॉल n की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नंबर ही तो आएगी, या फिर 1 आ जाएगी, या फिर 2 आ जाएगी, या फिर 3 आ जाएगी। मतलब एटम्स के बीच में रेशियो तो उतना ही रहने वाला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी रेशियो तो यही रहेगा। रेशियो थोड़ी डिस्टर्ब होगा, रेशियो थोड़ी डिस्टर्ब होगा। यस सर। तो ध्यान से देख यार, अब ऑप्शन चेक करते हैं। मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम बराबर होने चाहिए क्या? क्योंकि देख यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, बराबर है क्या? यस सर, ये आंसर हो सकता है। बराबर है क्या? नहीं सर, गलत है। बराबर है क्या? यस सर, ये आंसर हो सकता है। बराबर है क्या? यस सर, ये आंसर हो सकता है। यानी बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। यस सर। अब ध्यान से देख, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में ध्यान से देख, अब
रिलेशन देख सर, हाइड्रोजन के जो एटम्स है ना वो कार्बन के एटम्स के डबल है। कार्बन का अगर एक है तो हाइड्रोजन का दो है, ठीक है सर। तो यहां पर देख, यहां पर 4 गुना हो गए, यानी ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। यहां पर देख 4 गुना हो गए हाइड्रोजन के, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं अपन, ये 2 तो ये कितना 4, यस सर, मतलब डबल हो गया, यस सर डबल हो सकता है। कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 2 है, डबल हो सकता है, यस सर, यानी ये सही हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमको अब कौन सा टिक करना है, हमको अब कौन सा टिक करना है, अब ध्यान से देख, जो ऑप्शन नंबर ए है ना वहां पर ध्यान से देख यार, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 दे रखे हैं मेरे भाई। हाइड्रोजन कार्बन के डबल होने चाहिए, परंतु यहां पर कार्बन के भी 2 एटम, हाइड्रोजन के भी 2 एटम, गलत बात है सर। आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा, आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अगर मुझे खुद से करना होता तो 1 से 2 सेकंड का क्वेश्चन था, और तू भी जब खुद से करेगा तो 1 से 2 सेकंड ही लगने चाहिए, यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अपन इतने सारे कर रहे हैं ना कि भाई अपना पूरा कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी अपनी बिल्कुल हर क्वेश्चन के साथ बढ़ती जा रही है, और हर क्वेश्चन के साथ अपना कमांड मॉल कंसेप्ट के अंदर और बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 63, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन का 40%, हाइड्रोजन का 13.3, तो इसको मैं 13 ही लिख रहा हूं, यस सर। और नाइट्रोजन का कितना परसेंट दे रखा है, 46.67%, तो इसको मैं 46 ही मान रहा हूं, ठीक है। इसको मैं कहीं से डिवाइड करूंगा सर, 12 से डिवाइड करूंगा, इसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा, इसको मैं सर किससे डिवाइड करूंगा सर, 14 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, देख 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 होता है, यानी यहां पर कितना आने वाला है सर, 3 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है, ठीक है। यहां पर तो 13 ही आएगा। यहां पर देख 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, और 14 3 जा देख 4 3 जा 12, तो 14 3 जा 42, और ये 42 से बड़ा है ना, यानी यहां पर भी देख 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, यहां पर भी देख 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यस सर। यानी ये और ये बराबर है क्या, यानी इसका अगर एक एटम होगा तो इसका भी एक एटम होगा क्या, यस सर। अब देख 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो ये कितना होगा सर, 12 से बड़ा आ रहा है ना, यानी ये भी तो 3 पॉइंट समथिंग था, यानी ये 4 गुना होगा क्या, यस सर, ये 4 गुना होगा। कॉमन सेंस की बात है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के एटम 1 1 होने चाहिए और हाइड्रोजन का एटम 4 होना चाहिए। ये अपना इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, और हमसे इंपेरिकल फॉर्मूला ही पूछा गया था, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा C1H4N1। अब ऑप्शन चेक कर लो, ये दिख गया तुमको ऑप्शन नंबर सी, C1H4N1, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 63। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, चूज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9% एंड 30.1% रिस्पेक्टिवली। तो आयरन का कितना दे रखा है, 69.9 को मैं लिख देता हूं सर 70, और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है सर, 30 दे रखा है सर। आयरन का मास नंबर कितना होता है सर, आयरन का मास नंबर पता है तुमको कितना होता है सर, 56 होता है। कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का तो तुमको पता है कितना होता है सर, 16 होता है। कितना होता है सर, 16 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देख, इसको भी मैं अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी मैं अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देख क्या होगा, 16 से तो 16 कट जाएगा, यहां पर सिर्फ 30 बचेगा। यहां पर देख, यहां पर देख, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, तो यहाँ पर 10 इंटू 2 20 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है सर, 10 इंटू 2 20। अब ध्यान से देख, 10 से डिवाइड करूं तो 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30, तो यहाँ पर देख सिंपलेस्ट रेशियो मैंने निकाल दिया 2:3, यानी Fe2O3। ये क्या हो गया सर, मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। परंतु यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
क्वेश्चन में पूछा हुआ सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कहां पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, पहली लाइन पढ़, पहली लाइन पढ़, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यस सर। अब ध्यान से देख यार, सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूं उससे पहले एक बार ऑप्शन की तरफ नजर घुमा देना, क्योंकि मुझे बात पता है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, एटम्स के बीच में रेशियो तो सेम ही रहेगा। यस सर। अब ध्यान से देख, क्या आयरन और ऑक्सीजन का सेम एटम होंगे क्या, बराबर एटम होंगे क्या, इनके बीच में रेशियो क्या 1:1 का होगा? नहीं सर, 2:3 है ना, 2:3। ठीक है, तो देख क्या 3:4 होगा क्या? नहीं सर, 3:4 भी नहीं होगा, गलत है सर। 2:3 होगा क्या? यस सर, ये आंसर हो सकता है। क्या 1:2 होगा क्या? नहीं सर, ऑप्शन नंबर सी है सर, ऑप्शन नंबर सी है। यस सर, यानी यहां पर जितना इंपेरिकल फॉर्मूला आ रहा है ना, सेम टू सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी रहने वाला है। तो मैंने बिना सॉल्व किए हुए यहां पर आंसर सही टिक मार दिया, परंतु ये चाह रहे थे कि हम सॉल्व करें, यहां पर इन्होंने मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया था, तो ये चाह रहे थे कि तुमने पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल दिया, अब इसका तुम इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल दो, फिर n इक्वल टू करके मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल के n की वैल्यू निकाल दो, फिर कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। परंतु मैंने ऑप्शन चेक किए, मुझे एक बात पता थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी सेम रेशियो रहेगा एटम्स के बीच में जैसा इंपेरिकल फॉर्मूला में रहा। यस सर, और मैंने बिना सॉल्व किए हुए यहां पर आंसर सही टिक मार दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव कार्बन 54.24%, हाइड्रोजन 9.2%। ठीक है, तो ध्यान से देख, कार्बन का मैंने लिखा सर 54.24 मत लिख, सिर्फ 54% ही लिख दे। हाइड्रोजन को 9.2 मत लिख, सिर्फ 9 ही लिख दे। ठीक है, तो 54 और 10 कितना होता है 64, एक कम कर दे 63। यस सर, तो 100 - 63 कितना होगा सर 37, यानी ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा, ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा सर 37% होगा। सर यहां कहीं ऑप्शन में, सॉरी यहां कहीं क्वेश्चन में लिख नहीं रखा था कि जो कंपाउंड का तीसरा एटम है वो ऑक्सीजन होगा। अरे मेरे भाई ऑप्शन देखना यार, ऑप्शन देख, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है हर ऑप्शन में। यस सर, तो यहां पर मैंने 37% किसका लिखा, ऑक्सीजन का लिखा। यस सर, कॉमन सेंस की बात है ये तो। ठीक है, 54 को कैसे डिवाइड करूं, 54/12 से डिवाइड कर दो, हाइड्रोजन को 9/1 से डिवाइड कर दो, सॉरी 1 से डिवाइड कर दो 9 को, यहां पर 37 को कैसे डिवाइड कर दो सर 16 से डिवाइड कर दो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से देख, 12 1 जा 12, वो सब छोड़, अब हम ऐसे करते हैं, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दे, तो देख 16 से 16 कट गया। यस सर, अब ध्यान से देख, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। यस सर, अब देख 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। यस सर, तो ये हो गया तुम्हारा 18 × 4, ये हो गया तुम्हारा 18 × 4, और ये हो गया तुम्हारा 9 × 16, ये हो गया तुम्हारा 37, ये हो गया तुम्हारा 37। ठीक है, अब 37 थोड़ा अजीब सा नंबर नहीं लग रहा, इसको क्या 36 बना दूं क्या, इसको 36 बना दूं क्या? यस सर, क्योंकि सारे नंबर लगभग 4 से कट रहे हैं। यस सर, तो मैंने इसको 36 बना दिया, इसको मैंने 36 बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देख, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और 4 9 जा 36, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी मेरे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ चुका है, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला आ चुका है, C2H4O1, C2H4O1, ये आ गया तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ऑप्शन चेक कर ले, C2H4O1, ये दिख गया मेरे को ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यस सर, ठीक है, और अगर तुमको इतना ज्यादा सॉल्व नहीं करना होता, जल्दी से आंसर चाहिए होता, तो हम कैसे सॉल्व करते? ध्यान से देख, कार्बन में कितना आ रहा था 54/12 आ रहा था, हाइड्रोजन में कितना आ रहा था सर 9/1 आ रहा था, यानी 9 ही आ रहा था, और ऑक्सीजन में कितना आ रहा था 37/16 आ रहा था। यस सर, अब ध्यान से देख, 16 दूनी कितना होता है 32 होता है, यानी 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा क्या यहाँ पर तो 9 ही रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देख, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, यानी यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? यस सर, तो देख 1 जा 2 जा 4 जा, 1 जा 2 जा 4 जा, समझ में आ गई? तो यहां पर हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दिया, C2H4O2, C2
O2 नहीं सॉरी O1, क्योंकि ये तो कट गया ना, तो C2H4O1। तो इस तरीके से अपन जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और आंसर टिक मार सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आया सर अपना क्वेश्चन नंबर 66। द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट X and Y इन अ कंपाउंड इज 0.25 एंड 0.5। द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज। ठीक है सर। अब यहां पर देख इन्होंने क्या दे दिया, द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स दे दिए, अब इन्होंने एटम्स ही दे दिए और हमको सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड में, तो बिल्कुल आसान है ये, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है यहां पर। तो ध्यान से देख, एक्स कितना दे दिया सर 0.25। क्या 0.25 को मैं 1/4 बोलता हूं क्या? कॉमन सेंस की बात है। y में कितना दे रखा है 0.5, क्या 0.5 को मैं 1/2 बोलता हूं क्या? यस सर। 1/2 को बोलता हूं क्या? यस सर। अब ध्यान से देख, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सर 1 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी x1 y2, x1 y2 आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाएंगे तो वो गलत होने वाले नहीं है। और देखना कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन यहां पर अपन सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, ताकि नीट के एग्जाम में अपने को कोई नया क्वेश्चन देखने को ना मिले। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है। अभी एक लड़की का मुझे मैसेज आया था, बोल रही थी सर इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो, तो भाई मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया मैंने उसको। अब रिप्लाई भी क्या ही करता है उसको बताओ। आगे बढ़ते हैं, चल क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। 2 एलिमेंट हैं, एक का नाम P, एक का नाम Q। ठीक है, वो कंबाइन हुए टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है सर, ठीक है सर। एटॉमिक मास ऑफ P इज 12 एंड Q इज 16। परसेंटेज दे रखा है इनका। फॉस्फोरस का कितना परसेंट सर 27.3, तो मैं सिर्फ 27 ही लिख रहा हूं। फॉस्फोरस नहीं है ये, P मतलब कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम P है, मैं गलती से इसको फॉस्फोरस बोल दिया। ठीक है, दूसरा है Q का परसेंट कितना दे रखा है सर? Q का परसेंट नहीं दे रखा। कॉमन सेंस की बात है, टोटल परसेंट कितना होना चाहिए सर 100 होना चाहिए। अगर P का परसेंट 27 है तो कॉमन सेंस की बात है 100 - 27 कर दे 73 आ जाएगा। तो Q का परसेंट कितना होगा सर 73 होगा, सॉरी। ठीक है, इसको काई से डिवाइड करना है। अब ध्यान से देख, P का एटॉमिक मास दे दिया तो 12 लिख दिया मैंने नीचे से। Q का एटॉमिक मास दे दिया 16 लिख दिया मैंने नीचे से, यस सर। 16 लिख दिया मैंने नीचे से, यस सर। अब ध्यान से देख यार, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? यस सर। इसको देख, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 16 4 जा 64, तो यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? यस सर। तो ये 1 जा ये 2 जा, यानी P1Q2 आंसर आने वाला है क्या? PQ2 आंसर आने वाला है क्या? यस सर। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। अब अपना अगला क्वेश्चन आया सर क्वेश्चन नंबर 68। 0.48 gram of a sample of a compound containing boron and oxygen contains 0.192 gram of boron and 0.288 gram of oxygen. What will be the percentage composition of the compound? सिंपल सा क्वेश्चन था, जो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन किए थे ना, वही वाला क्वेश्चन है ये। ध्यान से देख, सैंपल ऑफ कंपाउंड का टोटल इन्होंने दे दिया 0.48 ग्राम, जिसमें बोरोन कितना है सर 0.192 ग्राम है, और ऑक्सीजन कितना है सर 0.288 ग्राम है। इन दोनों को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल के बराबर आ जाएगा। यस सर। तो हमको कुछ भी नहीं करना है यार, हमको बोरोन का परसेंटेज निकालना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। ठीक है सर। तो ध्यान से देख, सबसे पहले अपन बोरोन का निकालते हैं। अब यहां पर देख, ये पॉइंट में दे रखा है, और पॉइंट में जब रहता है ना, जब वैल्यूज पॉइंट में रहती हैं तो मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे लगता है क्वेश्चन खतरनाक है, कैलकुलेटिव है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट हटाना है। तो यहां से अगर मुझे पॉइंट हटाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? मैं क्या कर रहा हूं ना, सब जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो गया तुम्हारा 480 ग्राम, ये हो गया तुम्हारा 480 ग्राम। कितना? 480 ग्राम। तो ये हो गया तुम्हारा 192 ग्राम, और ये हो गया तुम्हारा 288 ग्राम। यस सर, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट मैंने हटा दिया, मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, जो पूरा कंपाउंड है ना, उसका मास कितना है सर 480 ग्राम। ठीक है, उसमें बोरोन भी प्रेजेंट होगा, उसमें कुछ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। तो बोरोन उसमें कितना प्रेजेंट है सर? 192 ग्राम है, और ऑक्सीजन उसमें कितना प्रेजेंट है सर 288 ग्राम है। यस सर। अब हमको क्या करना है इसका,
परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि बोरोन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है। तो ध्यान से देख यार, सबसे पहले अपन निकालते हैं बोरोन की कहानी, बोरोन का खेल देखते हैं। अगर 480 ग्राम है पूरा टोटल सैंपल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अगर 480 का 480 अगर बोरोन ही होता, यानी 100% बोरोन हो जाता और 0% ऑक्सीजन हो जाता क्या? यस सर। तो हमको यूनिटरी मेथड लगाना है, दिमाग में सोचना है अपने को कि अगर 480 ग्राम ही बोरोन हो जाता, मतलब बोरोन का परसेंटेज कितना आ जाता कंपाउंड में? सर 100% बोरोन हो जाता। और अगर 1 ग्राम होता, इसको मैं बोलता हूं यूनिटरी मेथड, तो ये हो जाता सर 100/480%। यस सर। परंतु है कितना बोरोन? है कितना सर? बोरोन है 192 ग्राम। कितना है सर? 192 ग्राम है। तो मैंने लिख दिया सर 100/480 इंटू 192। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, देख 0 से 0 कट गया। यस सर। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। यस सर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 5 8 जा 40। ये तुम्हारा कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया सर? 40 आ गया। मतलब बोरोन 40% है, तो कॉमन सेंस की बात है 100 - 40 कर दे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा। यस सर। मतलब ऑक्सीजन 60% होगा क्या? यस सर। तो बोरोन 40% और ऑक्सीजन 60%। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बात समझ में आ गई। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से अपन इसको समझ सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 68 और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए अपन ने परसेंटेज कंपोजिशन में, इंपेरिकल फॉर्मूला में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। और आज के बाद अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो गलत होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन बिल्कुल भरपूर कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी नहीं कर रहे। हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी, मतलब जितनी भी थ्योरी जरूरी थी वो पढ़ी, फिर क्वेश्चन लगा दिए। और जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगाएंगे ना, उतना ज्यादा अपना मोल कंसेप्ट में हाथ साफ होते जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी।